आज हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, 3 टॉपिक मैं इस वीडियो में कवर करूंगी। मेरा नाम है शीतल राजपूत। वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। सबसे पहले हम देख लेते हैं हिस्ट्री ऑफ सुप्रीम कोर्ट। पहले मैंने आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पहले पढ़ा लिया है। जब मैंने एक्ट्स पढ़ाए थे मैंने वहां पर आपको बताया था कि फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया को बनाया गया था एट दैट टाइम इन 1935 इस एक्ट में। और इससे पहले जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1774 था उसमें हमने सुप्रीम कोर्ट, उसमें ब्रिटिशर्स ने सुप्रीम कोर्ट को इस्टेब्लिश किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट को इस्टेब्लिश किया था कहाँ पर? कलकत्ता में। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया था। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। ये जो कोर्ट था ना, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, ये सेटल करता था डिस्प्यूट्स बिटवीन प्रोविंसेस एंड फेडरल स्टेट्स, हर्ड अपील्स अगेंस्ट जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट। जो भी जजमेंट हाई कोर्ट वगैरह देते थे, अगर लोग उससे खुश नहीं है तो फिर वो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया में जाते थे, और इसी का नाम अब सुप्रीम कोर्ट है। इंडिपेंडेंस के बाद फेडरल कोर्ट और जुडिशियल कमेटी ऑफ द प्रीवी काउंसिल को रिप्लेस करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बनाया गया, जो कब फोर्स में आया? जनवरी 1950। ये डेट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। सुप्रीम कोर्ट कब आया? जनवरी 1950 में। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1950 एनविसेज्ड अ सुप्रीम कोर्ट विद 1 चीफ जस्टिस एंड 7 अदर जजेस। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना 1950 में, जब वो इम्प्लीमेंट हुआ और जब हमारा सुप्रीम कोर्ट उस टाइम पर बनाया गया, एट दैट टाइम हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पे 1 चीफ जस्टिस होता था और 7 अदर जजेस होते थे। नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इंक्रीज किया पार्लियामेंट ने बाद में, और अभी जो हमारे जजेस हैं वो कितने हैं? 34 है। मतलब कि और 33 अलग बाकी के जजेस होंगे, तो टोटल मिला के कितने होंगे? 34 जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट में। यहाँ से आपको समझ आ गई इतना। यहाँ पे कुछ फंक्शंस बताए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के। फंक्शंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, अनलाइक द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, ध्यान से सुनना, अनलाइक द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज एस्टैब्लिश्ड एन इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम विद द सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप लेवल, देन हाई कोर्ट, और इसके नीचे हमारे लोअर कोर्ट्स हैं। मतलब कि ये इंटीग्रेटेड है। यहाँ पे आप सेटिस्फाई नहीं हो रहे हो तो आप हाई कोर्ट जा सकते हो, हाई कोर्ट में सेटिस्फाई नहीं हो रहे हो तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फाइनल होगा, ये आपको मानना ही पड़ेगा, राइट। देयर इज अ हायरार्की ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, मतलब कि फिर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आएंगे, फिर लोअर कोर्ट्स आएंगे, और ये जो सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स है ना, ये हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से अडॉप्ट किया है हमने ये सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स। ये एनफोर्स करते हैं बोथ सेंट्रल लॉज एज वेल एज स्टेट लॉज। लेकिन वहीं अगर हम यूएसए की बात करें, ऑन द अदर हैंड द फेडरल लॉज आर एनफोर्स्ड बाय द फेडरल जुडिशरी and the state laws are enforced by the state judiciary. There is thus a double system of state judiciary. समझ रहे हो? There is thus a double system of courts in USA. एक तो सेंटर के लिए और एक हो गया स्टेट के लिए। जैसे वहां पर डबल सिटीजनशिप है, वैसे ही वहां पर डबल सिस्टम ऑफ जुडिशरी है, डबल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स है। यूएस की बात कर रही हूँ, लेकिन इंडिया में क्या है? इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑफ जुडिशरी है। अगर हम सम अप करें, इंडिया, although a federal country like the USA, has a unified judiciary and one system of fundamental law and justice. तो इतना समझ आ गया आपको। अब आर्टिकल्स की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 1 to 4 से लेकर आर्टिकल 147 पार्ट 5। पार्ट 5 में क्या पढ़ते हैं हम? यूनियन एग्जीक्यूटिव पढ़ते हैं। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में ही सुप्रीम कोर्ट आ जाता है, ठीक है। और ये आर्टिकल्स आपको याद रखने हैं। चलिए अब हम इसके देख लेते हैं थोड़े से फंक्शंस। इट टेक्स अप अपील्स अगेंस्ट द वर्डिक्ट्स ऑफ द हाई कोर्ट्स, अदर कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स। तो सुप्रीम कोर्ट जो भी वर्डिक्ट दिए होंगे हाई कोर्ट ने, अदर कोर्ट्स ने, ट्रिब्यूनल्स ने, ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं? ये क्वाज़ी जुडिशियल बॉडीज होती है, जैसे कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को किस आर्टिकल से इंस्पिरेशन लेके बनाया गया था? आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 राइट टू प्राइवेसी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी और राइट टू एनवायरमेंट की बात भी करता है, और जो एनजीटी है वो एनवायरमेंट से रिलेटेड है। तो इंस्पिरेशन कौन से आर्टिकल से आ रहा है? आर्टिकल 21 से आ रहा है। और आर्टिकल 21A में एजुकेशन की भी बात की है फॉर द चिल्ड्रन, ठीक है। तो आपको इतना याद रखना है। उसके बाद ये सेटल करते हैं डिस्प्यूट बिटवीन वेरियस गवर्नमेंट अथॉरिटीज, बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट्स एंड बिटवीन द सेंटर एंड एनी स्टेट गवर्नमेंट। तो ये वाले डिस्प्यूट्स हमारा सुप्रीम कोर्ट
सेटल कर सकता है। इट ऑल्सो हियर्स मैटर्स विच द प्रेजिडेंट रेफर टू इट इन इट्स एडवाइजरी रोल। तो प्रेजिडेंट को भी ये एडवाइस वगैरह देते हैं जब प्रेजिडेंट इनसे एडवाइस मांगते हैं अंडर आर्टिकल 143, तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो प्रेजिडेंट को भी एडवाइस करते हैं। सुप्रीम कोर्ट कैन ऑल्सो टेक अप केसेस सुयो मोटो। सुयो मोटो का मतलब क्या होता है? ऑन इट्स ओन, मतलब कि जैसे हमने पढ़ा था ना, प्रेसिडेंट के पास डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं। डिस्क्रिशनरी पावर मतलब सुयो मोटो एक्शन वो ले सकते हैं अपने आप। वैसे ही सुप्रीम कोर्ट भी कुछ डिसीजंस अपने आप लेता है। जरूरी नहीं है कि आप वहां कोर्ट में जाओ और अपील करो और फिर सुप्रीम कोर्ट उसको सुने और वर्डिक्ट दे। नहीं, सुयो मोटो एक्शंस भी हो सकते हैं। जैसे कि अभी एग्जांपल मैं आपको दूं, कांवड़ यात्रा चल रही थी, यूपी में निकलने वाली थी, पहले उत्तराखंड से निकलनी थी, उसको वहाँ पे उन्होंने रोक लिया, उत्तराखंड की सरकार ने, कि कोविड के केसेस हैं तो हम नहीं इसको अलो करेंगे। फिर यूपी ने अलो किया था इसको कि हम इसको अलो कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट ने सुयो मोटो एक्शन लिया और यूपी गवर्नमेंट को कहा कि आप क्या कर रहे हो, कोविड के इतने ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, आप फिर भी इसको अलो कर रहे हो। यूपी गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही थी? क्योंकि आपको पता है कि इलेक्शंस आने वाले हैं, ठीक है। तो सुयो मोटो एक्शन वहां पे लिया गया। कोविड के दौरान बहुत इंस्टेंसेस ऐसे आए जब सुप्रीम कोर्ट ने सुयो मोटो एक्शन लिया। इसके बाद अगर मैं बात करूं, जैसे पोल्यूशन कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तब भी सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुयो मोटो एक्शन लेती है और कुछ एडवाइजरी देती है गवर्नमेंट को। जैसे कि दिल्ली में या बाकी जगहों पर जो दिवाली के टाइम पर पोल्यूशन होता है, उस पर भी जो गाइडलाइंस आती है वो सुप्रीम कोर्ट खुद देता है कि इतने क्रैकर जलाने हैं, इतने बजे से इतने बजे तक जलाने हैं, ठीक है। तो ये सब सुयो मोटो एक्शंस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। द लॉ दैट सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्स इज बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स इन इंडिया एंड ऑन द यूनियन एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट। जो भी कानून सुप्रीम कोर्ट बनाएगी वो बाइंडिंग होंगे, वो मानने पड़ेंगे सभी कोर्ट्स को। जो सुप्रीम कोर्ट के नीचे सभी कोर्ट्स हैं उनको भी, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट उनको भी। सुप्रीम कोर्ट की जूरिसडिक्शन की अब हम बात करते हैं। कौन कौन सी जूरिसडिक्शन है? ओरिजिनल, एडवाइजरी और अपीलिएट। ये 3 जूरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट के पास में। इससे पहले मैं आपको ये बताऊं, मैं आपको बता देती हूँ अपॉइंटमेंट कौन करता है जजेस की, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो आपको ये याद रखना है, प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। चीफ जस्टिस इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद सच जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज ही डीम्स नेसेसरी। मतलब कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इलेक्ट करने से पहले, अपॉइंट करने से पहले प्रेसिडेंट किसकी एडवाइस लेते हैं? सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस की और हाई कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस की, जो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लगता है कि इनसे एडवाइस लेनी चाहिए। अब चीफ जस्टिस का तो हो गया अपॉइंटमेंट, अब जो बाकी के जजेस है उनको कैसे अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट? आफ्टर कंसल्टिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। द कंसल्टेशन ऑफ द चीफ जस्टिस इज ऑब्लिगेटरी। आपको याद रखना है, जो कंसल्टेशन है प्रेसिडेंट की चीफ जस्टिस के साथ, ये ऑब्लिगेटरी है इन द केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ अ जज अदर देन चीफ जस्टिस, ठीक है। टेन्योर क्या होता है चीफ जस्टिस का? कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई फिक्स नहीं किया है कि टेन्योर क्या होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जज का, लेकिन 3 प्रोविजंस इसके रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन में डाले गए हैं। पहला तो 65 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए, ठीक है। Any question regarding his age is to be determined by such authority and in such manner as provided by the parliament। कौन डिसाइड कर रहा है यहाँ पे? पार्लियामेंट डिसाइड करेगा एज वाला क्राइटेरिया। और ये रिजाइन किसको देते हैं? ये प्रेसिडेंट को रिजाइन दे सकते हैं और प्रेसिडेंट इनको रिमूव भी कर सकते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। ओथ कौन दिलवाता है? ओथ भी प्रेसिडेंट ही दिलवाते हैं। क्वालिफिकेशन क्या है? सबसे पहले वो सिटीजन होने चाहिए इंडिया के। ही शुड हैव बीन अ जज ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के वो जज होने चाहिए 5 साल तक। जज, हाई कोर्ट के जज होने चाहिए 5 साल तक, या फिर एडवोकेट होने चाहिए हाई कोर्ट के 10 साल तक। यहाँ पे जज और यहाँ पर एडवोकेट, इतना क्लियर हो गया। या फिर प्रेसिडेंट की नज़र में वो एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होना चाहिए, राइट। तो इतना आपको क्लियर हो गया यहाँ से कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। अब हम क्या बात करने वाले हैं? अब हम बात करने वाले हैं इनकी जूरिसडिक्शन की। सबसे पहले हमारा है ओरिजिनल जूरिसडिक्शन का क्या मतलब होता है? जो डिसीजन है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही ले पाएगा। ऐसे केसेस ओरिजिनल, ना हाई कोर्ट ना गवर्नमेंट, कोई नहीं, बस सुप्रीम कोर्ट।
As a federal court, the Supreme Court decide the dispute between different units of Indian Federation. मतलब कि कोई भी डिस्प्यूट अगर सेंटर या फिर किसी स्टेट के बीच में होगा, उसको कौन सॉल्व करेगा? सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है। ठीक है, एक स्टेट या एक से ज्यादा स्टेट कोई भी हो सकता है, या फिर सेंटर और कोई भी स्टेट, या फिर स्टेट और कोई दूसरी स्टेट। समझ रहे हो मेरी बात? अगर किसी सेंटर के बीच में, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट है, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है उसको सेटल करने की। या फिर स्टेट और स्टेट के बीच में है, यूपी और वेस्ट बंगाल के बीच में है कोई डिस्प्यूट, उसको कौन रिजॉल्व करेगा? सुप्रीम कोर्ट। या फिर दो या दो से ज्यादा स्टेट्स के बीच में भी अगर कोई डिस्प्यूट है, उसको कौन रिजॉल्व करेगा? सुप्रीम कोर्ट। ये क्या है? ये ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की। दूसरा है हमारे पास एडवाइजरी। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन आर्टिकल 143 के अंदर आती है। आर्टिकल 143 ऑथोराइज करता है प्रेसिडेंट को कि ये सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन ले सकते हैं इन 2 कैटेगरीज ऑफ मैटर्स। कौन कौन सी कैटेगरी में? ऑफ एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस विच हैज अराइजन और विच इज लाइकली टू अराइज। पब्लिक इंपॉर्टेंस में अगर कोई भी सवाल ऐसा आता है जो प्रेसिडेंट को समझ में नहीं आ रहा है, तो वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांग सकते हैं। या फिर ऑन एनी डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी, संविधान बनने से पहले की अगर कोई बात है। मैंने आपको बेरूबरी यूनियन केस पढ़ाया है, ठीक है। बेरूबरी यूनियन केस में क्या हुआ था कि जो रेडक्लिफ थे, उन्होंने जो बाउंड्री हमारी जो बाउंड्री डिसाइड की थी, इंडिया और पाकिस्तान की जो बाउंड्री डिसाइड की थी रेडक्लिफ ने, इन्होंने जो डिवीजन किया था वो मैप पर किया था। मैप पर डिवीजन करने से क्या हुआ कि जो ऑन द ग्राउंड कुछ जगहें ऐसी थी, कुछ टेरिटरी ऐसी थी जो दोनों के बीच में आ रही थी। फॉर एग्जांपल ये एक घर है तो ये पाकिस्तान में भी आ रहा है, इंडिया में भी आ रहा है। तो हमने क्या किया, हमने इंडिया का बेरूबरी जो विलेज है, जो जगह है, वो हम पाकिस्तान को दे रहे थे। तो देश में बहुत ज़्यादा विरोध हुआ इस चीज़ का। इस केस पे प्रेसिडेंट ने क्या किया, प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ली थी कि हम क्या करें। अगर आप इस पर पूरा वीडियो देखना चाहते हो तो आप डायरेक्टली यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो बेरूबरी यूनियन केस बाय शीतल राजपूत, ठीक है। आपको वीडियो मिल जाएगा, पूरा वीडियो वहां पर मैंने बनाया हुआ है। तो उस केस में भी क्या हुआ, प्रेसिडेंट ने एडवाइस ली सुप्रीम कोर्ट की। तो ये एक एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का। और यहाँ पर आपको याद रखना, ये बाइंडिंग नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट की जो एडवाइस है वो बाइंडिंग नहीं होगी प्रेसिडेंट पर। ये प्रेसिडेंट की मर्जी है कि वो उसको माने या नहीं माने। तीसरा हमारे पास है एपीलिएट ज्यूरिसडिक्शन। एपीलिएट ज्यूरिसडिक्शन का क्या मतलब है? सुप्रीम कोर्ट इज द प्राइमरी a court of appeal and hears appeals against the judgment of lower courts। ये मैंने अभी आपको बताया ना कि इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है हमारा। तो जो भी सुप्रीम कोर्ट से नीचे के कोर्ट से अगर वहाँ पे कोई डिस्प्यूट सॉल्व नहीं हो पा रहा है, या फिर आप उनके जजमेंट, उनके वर्डिक्ट से सेटिस्फाई नहीं हो, फिर आप सुप्रीम कोर्ट आ सकते हो और सुप्रीम कोर्ट आपको जस्टिस दिलाएगा और जो भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। तो किन किन मैटर्स में सुप्रीम कोर्ट इंजॉय करता है एपीलिएट ज्यूरिसडिक्शन? कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में, सिविल मैटर्स में, क्रिमिनल मैटर्स में और स्पेशल लीव में। अब यहाँ पे कुछ और भी हैं ज्यूरिसडिक्शन। यहाँ पे है रिट ज्यूरिसडिक्शन। रिट ज्यूरिसडिक्शन पे अगर आपने वीडियो देखना है तो आप सर्च कर लो रिट्स बाय शीतल मैम, आपको वो मिल जाएगा। 5 टाइप्स की रिट्स होती हैं, ये मैं पुराने वीडियोस में भी आपको बता चुकी हूँ। कौन कौन सी रिट्स होती हैं मुझे बताओ? हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्यो वारंटो एंड सर्शियोरेरी। सुप्रीम कोर्ट हैज ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन इन द सेंस कि जो सुप्रीम कोर्ट के पास रिट ज्यूरिसडिक्शन, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होगी कब? जब फंडामेंटल राइट का केस आएगा, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स में आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। चलिए, अब क्या है हमारे पास? हो गया हमारा ज्यूरिसडिक्शन कंप्लीट। चलो अब आगे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट की कॉम्पोजिशन की बात हम करने वाले हैं। इंक्लूडिंग द सीजीआई कितने जजेस हैं? 34 जजेस हैं। द जजेस सिट इन द बेंचेस ऑफ 2 or 3 कॉल्ड अ डिवीजन बेंच, आर इन बेंचेस ऑफ 5 or more कॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। मतलब कि अगर कोई छोटा सा केस है तो उसको 2 या 3 जजेस देखते हैं, जिसको डिवीजन बेंच कहते हैं। लेकिन अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस का कोई ऐसा केस है, वहां पर 5 या 5 से ज्यादा जजेस बैठते हैं, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहते हैं। व्हेन देयर आर मैटर्स ऑफ फंडामेंटल क्वेश्चंस ऑफ लॉ इज टू बी डिसाइडेड, ठीक है। तो टोटल कितने आपको याद रखना है? 34 है।
और ओरिजिनली कितने थे? 7। सुप्रीम कोर्ट की एलिजिबिलिटी, ये शायद मैंने पहले भी आपको पढ़ा लिया, चलो हम यहाँ पे देख लेते हैं। आर्टिकल 1 to 4 तो आपको रट लेना है, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। इंडियन सिटीजन जो भी 65 से बिलो है, ही इज एलिजिबल टू बी रिकमेंडेड फॉर द अपॉइंटमेंट एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इफ, कब, he or she has been a judge of 1 or more high court for at least 5 years। जज होने चाहिए हाई कोर्ट के 5 साल तक, एडवोकेट होने चाहिए किसी भी हाई कोर्ट के 10 साल तक, या फिर प्रेसिडेंट की नज़र में आप एक अच्छे जूरिस्ट होने चाहिए। रिमूवल कैसे रिमूव करते हैं सीजीआई को? आर्टिकल 1 to 4 और 147 इन पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या बताता है? ऑर्गेनाइजेशन, इंडिपेंडेंस, पावर्स, जुरिस्डिक्शन और प्रोसीजर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो करंटली हमारे यहाँ पे 23 जजेस है इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अगेंस्ट अ मैक्सिमम पॉसिबल स्ट्रेंथ ऑफ 34, यहाँ पे पुराना डेटा है 34। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। और जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को रिमूव भी कौन कर सकता है? प्रेसिडेंट ही रिमूव कर सकते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट। अब जो इनका रिमूवल का प्रोसेस है वो कैसे होता है वो आप एक बार यहाँ पर देख लो। रिमूवल मोशन आप किसी भी हाउस में इनिशिएट कर सकते हो। अगर आपने लोकसभा में इनिशिएट करना है तो 100 मेंबर्स का सिग्नेचर होना चाहिए। अगर आप राज्यसभा में कर रहे हो तो 50 मेंबर्स का सिग्नेचर होना चाहिए। फिर आपने ये स्पीकर या चेयरमैन को सबमिट करना है। इसके बाद अगर स्पीकर या चेयरमैन ने इस रिमूवल के जो ये इनिशिएट आपने प्रोसेस किया इसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हैं चेयरमैन या स्पीकर जिस भी हाउस में आपने इनिशिएट किया है, फिर वहाँ पर 3 मेंबर की कमेटी बनाई जाएगी इसको देखने के लिए। कमेटी इन्वेस्टिगेट करेगी जो भी चार्जेस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या जज पर लगे होंगे। अगर कमेटी को लगता है कि जो पर्सन है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है या फिर जो सुप्रीम कोर्ट का जज है, वो गिल्टी है ऑफ इनकैपेसिटी और मिसबिहेवियर। अब आपको यहाँ पे याद रखना है कौन से केसेस में इनका रिमूवल हो सकता है? इनकैपेसिटी और मिसबिहेवियर। इम्पीचमेंट प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। प्रेसिडेंट के लेक्चर में मैंने आपको बताया था इम्पीचमेंट का मतलब क्या होता है, रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस। मोशन जो है अब ये बोथ द हाउसेज में स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी से, ना कि सिंपल मेजोरिटी से, दोनों हाउसेज में। फिर इस मोशन को आप प्रेसिडेंट के पास देंगे। अगर प्रेसिडेंट ने इस पर साइन कर दिए तो फिर ये इनको रिमूव कर दिया जाएगा इनके ऑफिस से। ठीक है, ये हो गया इनका इम्पीचमेंट का प्रोसेस। अब आप देख लो ये पर्सनालिटी कौन है। 48th और प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है एन.वी. रमन्ना। आपको इनको याद रखना है, अभी अभी रिसेंटली बने हैं ये, और 48th है, ये भी आपको याद रखना है, एन.वी. रमन्ना। अब हम बात कर लेंगे हाई कोर्ट की। हाईएस्ट जुडिशियल कोर्ट स्टेट का कौन होता है? हाई कोर्ट होता है। इसको सेकंड हाईएस्ट इन द कंट्री कहते हैं आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। करंटली इंडिया में 25 हाई कोर्ट्स हैं इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द कंट्री। आप मुझे बताओ अंडमान और निकोबार जो आइलैंड है इनकी जुरिस्डिक्शन किस हाई कोर्ट के पास है? ठीक है, इट वॉज इन 1858 व्हेन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ लॉ कमीशन पार्लियामेंट ने पास किया इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट 1861, जिसने सजेस्ट किया कि हमें हाई कोर्ट बनाना है इन प्लेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन 3 प्रेसिडेंसीज। कौन कौन सी? कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे। चार्टर ऑफ हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता वाज ऑर्डर्ड इन May 1862 and that of Madras and Bombay were ordered in June 1862, thereby making the Calcutta High Court the first high court of the country। जो कलकत्ता हाई कोर्ट पहले सुप्रीम कोर्ट था, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1774 में इसको अब फर्स्ट हाई कोर्ट ऑफ द कंट्री बना देते। अगर कोई पूछे पहला हाई कोर्ट कौन सा था तो ये था कलकत्ता हाई कोर्ट। The reason for the implementation of this act was a need for a separate judiciary body for different state, क्योंकि एक कोर्ट इतनी सारी स्टेट इतने सारे केसेस को कैसे हैंडल करेगा, इसलिए हर स्टेट में हाई कोर्ट्स बना दिए गए। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया टू एबॉलिश द देन एग्जिस्टिंग सुप्रीम कोर्ट एंड सदर अदालत, और इसको रिप्लेस कर दिया हाई कोर्ट से। सर्टन रूल्स एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वर सेट फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जज इन द हाई कोर्ट। कुछ रूल्स एंड क्राइटेरिया रखे इंडिपेंडेंस के बाद। एज पर आर्टिकल 214 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एवरी इंडियन स्टेट मस्ट हैव इट्स ओन हाई कोर्ट, ये डिक्लेयर कर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 214 ने कहा भारत की हर स्टेट के पास खुद का हाई कोर्ट होना चाहिए। ब्रिटिश क्रिएटेड लॉज वर डिफरेंट फ्रॉम वंस दैट वर स्टेटेड इन द इंडियन पीनल कोड एंड द एंटायर लीगल सिस्टम ऑफ द कंट्री चेंज आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। जो भी लॉज वगैरह ब्रिटिशर्स ने बनाए थे हमने उनको चेंज कर दिया, और इंडिपेंडेंस के बाद एंटायर लीगल सिस्टम हमारा खुद का है, खुद के लॉज हैं।
हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन की अगर हम बात करें तो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील होता है ये स्टेट में। प्रोटेक्टर है फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। अगर मैं रिट जुरिस्डिक्शन की बात करूं तो हाई कोर्ट की रिट जुरिस्डिक्शन ज़्यादा होती है सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट के केसेस को सुन सकता है, लेकिन हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट के साथ साथ बाकी केसेस को भी सुन सकता है। तो हाई कोर्ट की जो रिट जुरिस्डिक्शन है वो ज़्यादा है सुप्रीम कोर्ट से। However, Constitution does not contain detailed provisions with regard to the jurisdiction and powers of the High Court. At present, following jurisdiction enjoy by a High Court. तो High Court कौन कौन सी jurisdiction को enjoy करता है? Original, writ, appellate, supervisory, control over subordinate courts, a court of record and power of judicial review. ये सभी पावर सुप्रीम कोर्ट के पास भी और हाई कोर्ट के पास भी, वहाँ पे मेंशन करना भूल गई हूँ। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की बात अगर मैं करूं तो हाई कोर्ट के पास क्या ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होती है? मैटर्स ऑफ मैरिज, डाइवर्स, कंपनी लॉज, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, रिगार्डिंग रेवेन्यू मैटर्स, revenue collection, enforcement of fundamental rights of citizen, cases ordered to be transferred from the subordinate courts involving the interpretation of the constitution of its own. तो ये सभी क्या है? ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है हाई कोर्ट की। रिट जुरिस्डिक्शन आपको पता है आर्टिकल 226 में 5 रिट्स हैं जो हाई कोर्ट इशू कर सकता है। Appellate jurisdiction क्या है? A high court is primarily a court of appeal in the state. It hears appeals against judgment of the subordinate courts functioning in its territorial jurisdiction. सिविल मैटर हो या फिर क्रिमिनल मैटर हो, दोनों ही मैटर्स में appellate jurisdiction है हाई कोर्ट के पास। लोअर कोर्ट से केसेस ये अपने पास ले सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन। हाई कोर्ट हैज़ अ पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस ओवर ऑल द कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स फंक्शनिंग इन इट्स टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन एक्सेप्ट मिलिट्री कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स। इन दोनों को छोड़ के बाकी जो भी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन होगी स्टेट की, वहाँ पर वो सुपरिटेंडेंस कर सकते हैं सभी कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स को। अब कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट्स कोर्ट, तो ये आपको पता ही है कि जो भी लोअर कोर्ट्स होंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होंगे, उनके ऊपर कंट्रोल रहता है हाई कोर्ट का। अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब क्या है? ये वाली पावर किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास भी और हाई कोर्ट के पास भी है। इसका मतलब है जजमेंट, proceedings and acts of the high court or supreme court are recorded for perpetual memory and testimony। और ये जो रिकॉर्ड्स होंगे इनको एडमिट किया जाएगा टू बी एविडेंटरी वैल्यू, एविडेंस के तौर पर भी इनको यूज किया जा सकता है फ्यूचर में, और कैन नॉट बी क्वेश्चनड व्हेन प्रोड्यूस्ड बिफोर एनी सबऑर्डिनेट कोर्ट। दे आर रिकॉग्नाइज्ड एज अ लीगल प्रेसिडेंटेंस एंड लीगल रेफरेंसेस। ठीक है, and it has a power to punish for contempt of court either with simple imprisonment or with both। ठीक है, तो अगर आप कोर्ट्स की गरिमा का हनन करते हो, अगर आप उन पे क्वेश्चन करते हो, राइज करते हो, तो भी आप पर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट चार्जेस लग सकते हैं। इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है और फाइन भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। फिर है पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू इज अ पावर ऑफ अ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट टू एग्जामाइन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स ऑफ बोथ द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब कि अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को लगता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इन केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड स्टेट गवर्नमेंट है इन केस ऑफ स्टेट, तो उस केस में क्या होगा? अगर वो वायलेशन कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उनको इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनवैलिड डिक्लेयर कर देगा हाई कोर्ट इन केस ऑफ स्टेट, और सेंटर के केस में सुप्रीम कोर्ट। और ये जो जुडिशियल रिव्यू है ना, ये यूएसए से लिया है, आपको ये याद रखना है। यूएसए ने सबसे पहले ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला था और फिर हमने वहाँ से कॉपी किया है। तो ये हमारी पावर्स होगी ख़त्म यहाँ पर हाई कोर्ट की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है हाई कोर्ट के जजेस का? कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एनी वन ऑफ द गिवन क्वालिफिकेशन मस्ट बी फुलफिल। सबसे पहले क्या है? ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ही शुड हैव हेल्ड अ जुडिशियल ऑफिस इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर 10 ईयर्स। 10 ईयर्स उसने कोई भी जुडिशियल ऑफिस होल्ड किया होना चाहिए इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ही शुड हैव बीन एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर 10 ईयर्स। ठीक है, तो ये इसकी इनकी क्या है? ये क्वालिफिकेशन है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसके बाद नो जज शुड बी ऑफ मोर देन 62 ईयर्स ऑफ एज। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो 65 एज है और हाई कोर्ट की बात करें तो 62 एज है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, हाई कोर्ट के जजेस को ओथ कौन दिलवाता है? ये गवर्नर दिलवाते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के केस में प्रेसिडेंट है और हाई कोर्ट के केस में गवर्नर है।
तो टेन्योर क्या होगा, 62 ईयर्स, मैंने आपको बता दिया। रिजाइन कर सकते हैं ये प्रेसिडेंट को, आपको याद रखना है। जो हाई कोर्ट के जजेस हैं वो भी किसको रिजाइन करते हैं, प्रेसिडेंट को रिजाइन करते हैं, ना कि गवर्नर को रिजाइन करते हैं। ही कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो इतना समझ आ गया आपको। चलो अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, ये जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं जिनका नाम है पंकज मित्तल, और इनको अपॉइंट कब किया था, 4 जनवरी 2021 में। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। जस्टिस राजनेश ओसवाल फर्स्ट जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के जज हैं जिन्होंने भारत के संविधान की शपथ ली थी। ठीक है, अभी तक जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ लेते थे सभी जजेस, अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ लेते हैं। और पहले जस्टिस कौन थे, रजनीश ओसवाल। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल 214 से लेके 231 इन पार्ट 6 में क्या आता है, स्टेट एग्जीक्यूटिव, ये डील करता है स्टेट के हाई कोर्ट से। ठीक है, चलिए अगला जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज एस्टैब्लिश अ परमानेंट एंड इंडिपेंडेंट बॉडी टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन द कंट्री। कौन करवाता है, इलेक्शन कमीशन करवाता है। क्या काम है, ये एक परमानेंट बॉडी है, आपको याद रखना है, और इंडिपेंडेंट है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करवाता है पूरे कंट्री में। द कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग लोकसभा इलेक्शंस ऑफ इंडिया। तो लोकसभा के भी जो इलेक्शंस होते हैं वो कौन करवाता है, इलेक्शन कमीशन करवाता है। इलेक्शन कमीशन इज अ परमानेंट एंड इंडिपेंडेंट बॉडी। ठीक है, आर्टिकल 324, कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट द पावर ऑफ सुप्रिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू, किस किस के इलेक्शन करवाता है इलेक्शन कमीशन, पार्लियामेंट के। पार्लियामेंट में क्या आ गया, लोकसभा और राज्यसभा। पार्लियामेंट के करवाता है, स्टेट लेजिस्लेचर के भी इलेक्शंस कौन करवाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के इलेक्शंस करवाते हैं, और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन भी कौन करवाते हैं, इलेक्शन कमीशन करवाता है। ठीक है, thus the election commission is an all India body in a sense that it is common to the both central government and the state government. It must be noted here, ध्यान से सुनना मेरी बात, it must be noted here that election commission is not concerned with the elections of local government. local government यानी पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं करवाता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाती है। ठीक है, बस ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए अब हमारे पास आता है फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन। क्या फंक्शंस है भाई, प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, जो इलेक्टोरल रोल्स होते हैं उनको प्रिपेयर करने का काम इलेक्शन कमीशन का होता है। फ्री और फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करवाने का काम इलेक्शन कमीशन का होता है। पॉलिटिकल पार्टीज का रजिस्ट्रेशन कौन करवाता है, इलेक्शन कमीशन करवाता है। स्टेट और नेशनल पार्टीज को रिकॉग्निशन कौन देता है, इलेक्शन कमीशन देता है। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स, जो भी मेंबर्स पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, कंटेस्ट करना चाहते हैं इलेक्शंस, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन को डिसाइड करता है इलेक्शन कमीशन। सिंबल वगैरह आप देने होते हैं पार्टीज को, वो भी कौन देता है, इलेक्शन कमीशन देता है। चलो कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट की बात कर ले। सिंस इट्स इंसेप्शन इन 1950 टिल 15 अक्टूबर 1989 इलेक्शन कमीशन जो थी वो 1 मेंबर बॉडी थी। मतलब स्टार्टिंग में इलेक्शन कमीशन एक 1 मेंबर बॉडी थी, एक ही मेंबर होता था, जिसमें सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते थे, सोल मेंबर। लेकिन 16 अक्टूबर 1989 में, इस्टेब्लिश कब किया था, 1950 में इस्टेब्लिश किया था। 16 अक्टूबर 1989 में वोटिंग एज जो है उसको 21 से 18 कर दिया। ठीक है, वोटिंग एज को 21 से 18 कर दिया 16 अक्टूबर 1989 में। और पहले एक ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता था, अब इसके साथ साथ 2 इलेक्शन कमीशन और बनाए गए। ठीक है, 2 more इलेक्शन कमिश्नर्स वर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन ऑर्डर टू कोप अप विद द इंक्रीज्ड वर्क ऑफ द इलेक्शन कमीशन। ठीक है, इतना ज्यादा काम है, पूरे भारत के इलेक्शंस करवाने हैं, तो एक मेंबर कैसे करा सकता है, फिर 2 और मेंबर्स को ऐड कर दिया। अभी के टाइम पे इलेक्शन कमीशन एक मल्टी मेंबर बॉडी है जिसमें 3 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं। Later on, 2 posts of election commissioners were eliminated in January 1990. 2 जो पोस्ट थी इलेक्शन कमिश्नर्स की, इसको एलिमिनेट कर दिया और इलेक्शन कमीशन को फिर से क्या कर दिया, एक इलेक्शन कमिश्नर की बॉडी बना दी। और फिर से अक्टूबर 1993 में प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किए 2 more इलेक्शन कमिश्नर्स। सिंस देन इलेक्शन कमीशन अब 3 मेंबर बॉडी है, अभी तक ये 3 मेंबर बॉडी है। चीफ एंड द 2 other इलेक्शन कमिश्नर्स हैव द सेम पावर एंड इमोलमेंट, सैलरीज वगैरह तीनों की सेम है, ये आपको याद रखना है। और
इन अ केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमंग्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर टू अदर इलेक्शन कमिश्नर, अगर कभी भी कोई डिफरेंस आ जाता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी के 2 कमिश्नर्स के बीच में, जो मैटर्स होगा वो मेजॉरिटी वोट से डिसाइड होगा, जिसको 2 वोट आ जाएंगे, जिस डिसीजन को 2 वोट आ जाएंगे वही डिसीजन फाइनल होगा। ऑफिस इज हेल्ड बाय देम फॉर अ टर्म ऑफ 6 ईयर, आपको याद रखना है 6 साल या फिर 65 ईयर्स, विच एवर इज अर्लियर, जो भी इनमें से पहले हो जाएगा 6 साल या 65 ईयर्स तक वो रह सकते हैं। रिमूव किए जा सकते हैं, रिजाइन कर सकते हैं कभी भी एनी टाइम, और किसको करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। इंडिपेंडेंस की अगर मैं बात करूं, आर्टिकल 324 क्या कहता है कि मेंशन करता है प्रोविजंस टू सेफगार्ड एंड इंश्योर द इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियल फंक्शनिंग ऑफ इलेक्शन कमीशन। कैसे, चीफ इलेक्शन कमीशन को सिक्योरिटी ऑफ टेन्यूर है 6 साल या फिर 65 ईयर्स, कुछ भी रिमूव नहीं किया जा सकता है इनको एक्सेप्ट इन द सेम मैनर एंड ऑन द सेम ग्राउंड्स एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट। मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी के अलावा इनको आप रिमूव नहीं कर सकते हो, राइट। तो कैसे रिमूव करना है, सेम कोई भी हाउस में इनिशिएट कर सकते हो। लोकसभा है तो 100 मेंबर्स का सिग्नेचर होना चाहिए, राज्यसभा है तो 50 मेंबर, फिर दोनों हाउसेस से पास कराया जाएगा, 3 मेंबर की कमेटी बिठाई जाएगी, दोनों हाउसेस ने अगर स्पेशल मेजॉरिटी से पास कर दिया, प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया, फिर इनको रिमूव कर दिया जा सकता है। ओके, ही डज नॉट होल्ड हिज ऑफिस अंटिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट दाउ ही इज अपॉइंटेड बाय हिम। सर्विस कंडीशन जो है उनको चेंज नहीं किया जा सकता है जब वो ऑफिस में होंगे। Any other election commissioner या regional commissioner cannot be removed from office except on the recommendation of chief election commissioner। भारत की टेरिटरी में कोई और इलेक्शन कमिश्नर है तो उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिकमेंडेशन के अलावा रिमूव नहीं किया जा सकता है, मतलब कि सुयो मोटो एक्शन नहीं ले सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दाउ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज सॉट टू सेफगार्ड एंड इंश्योर द इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटी। फ्लॉज कैन बी नोटेड, कुछ फ्लॉज है, इंडिपेंडेंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इम्पार्शियलिटी इंडिपेंडेंस तो रखी गई है, फिर भी कुछ फ्लॉज है। वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रेस्क्राइब भी नहीं किया कि क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, लीगल, एजुकेशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव या जुडिशियल ऑफ द मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमिश्नर। किसी को भी उठा के इलेक्शन कमिश्नर बना दिया। कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेसिफाई नहीं किया कि टर्म्स क्या होनी चाहिए मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमिश्नर के, मेंबर्स की टर्म्स क्या होनी चाहिए। मतलब कि जैसे अभी जो इलेक्शन कमिश्नर है, क्या सरकार में वापस वो रीअपॉइंट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, इस पर भी कोई क्वेश्चन, कोई सोल्यूशन नहीं बताया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने। पावर्स एंड फंक्शंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अमंग द मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज ऑफ इंडिया इलेक्शन कमीशन भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये पूछा जाता है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसको इस्टेब्लिश कब किया था, 25 जनवरी 1950, डेट याद रख लेना भाई, 25 जनवरी 1950। कॉन्स्टिट्यूशन के पास क्या क्या फंक्शंस है, सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन, कंट्रोल, entire process for the conduct of elections. Commission's function and power with respect to elections to the office of president, vice president, state legislature, parliament. ये मैंने आपको पढ़ा लिया। एडमिनिस्ट्रेटिव, एडवाइजरी और क्वाजी जुडिशियल पावर्स इनके पास है। कॉम्पोजिशन 3 मेंबर्स होते हैं, मैंने आपको बता दिया, इंक्लूडिंग द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना, श्री सुशील चंद्र जो है ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर है हमारे, और कौन से नंबर के हैं, 24th चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। इनको अपॉइंट किया था 13 अप्रैल 2021 को। और ये इंपॉर्टेंट है JNK के कंसर्न में, शैलेंद्र कुमार चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है जम्मू कश्मीर के, शैलेंद्र कुमार। ठीक है, दिस वॉज द एंड ऑफ माई टूडेज लेक्चर। वीडियो पसंद आता है तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।